नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। हमारा आज का जो खास प्रोग्राम है वो है मीडिया से कैसी नाराजगी। ये प्रोग्राम इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आखिर चुनाव आयोग को मीडिया से क्यों नाराजगी है और खासकर जो ओलंपिक जो पदक विजेता था सुशील कुमार जो एक हत्यारा है उसको भी मीडिया से आखिर क्यों नाराजगी है। और इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो स्टूडियो मौजूद है वह है कानून के जानकार हैं रविंद्र कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर नमस्कार। मीडिया से नाराजगी, आपको याद होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसके बाद जो देश में जो हालात बने थे उसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी की थी वो बहुत ही गंभीर टिप्पणी थी जिससे चुनाव आयोग तिलमिला गया था और साथ ही जो मीडिया में कवरेज हुई तो उसने आग में घी का काम किया। अब चुनाव आयोग कोर्ट के खिलाफ तो कुछ कह नहीं सकता था, उसने मीडिया को ही टारगेट करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई कि मीडिया को कवरेज से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा झाड़ लगा दी कि हम मीडिया को नहीं रोक सकते। चलिए, ये एपिसोड तो खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद सुशील कुमार जो दिल्ली में जो सागर पहलवान हत्याकांड में जो शामिल था, सुशील कुमार जिसने पहलवानी में ओलंपिक पदक जीता था, देश का नाम रोशन किया था, लेकिन आज वही सुशील कुमार एक हत्या का आरोपी है। जब उसके मामले में जब जांच पड़ताल शुरू हुई, मीडिया में आना शुरू हुआ तो उसको भी मिर्ची लगनी शुरू हुई। उसने भी कोर्ट में गुहार की कि मीडिया की रिपोर्टिंग पे रोक लगाई जानी चाहिए। आखिर क्या वजह है, आखिर ये लोग मीडिया से क्यों नाराज हो जाते हैं, और हम ये जानकारी लगी हम बहस करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो मौजूद हैं कानून के अच्छे जानकार हैं रविंद्र जी। रविंद्र जी, क्या कहेंगे कि मीडिया से आखिर ऐसी नाराजगी क्यों? क्योंकि मीडिया को लेकर जो तमाम तरह की जो बातें कही जाती हैं, देश का संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनसे नाराजगी किस बात की? सर देखिए, जो भी लोग समाज में समझते हैं कि उनकी कोई हैसियत है, वे चाहते हैं कि उनकी जो अच्छी करतूतें हैं वो ही लोगों को पता चलें और उनके जो बुरे कर्म हैं वो लोगों की नज़रों से छिपे रहें जी। और इसीलिए हमारे देश में आप देखेंगे कि चाहे रावण जैसा आदमी भी हो, वो भी अपने को बताएगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं डेल कार्नेगी, जिनकी किताब तकरीबन सब लोगों ने पढ़ी है। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा हत्यारा भी हमेशा बताता है कि उसने कोई भी अपराध जो है अपनी मर्जी से नहीं किया है और वो वास्तव में सदिच्छा से लोगों का खून कर रहा था और उसका उसमें कोई बुरा हाथ या बुरी इंटेंशन नहीं है। अब आपने जो बात की कि लोग मीडिया को गैग करने की बात करते हैं, जैसे आपने 2 अभी उदाहरण दिए कि सुशील कुमार ने कहा कि भाई मेरे बारे में जो रिपोर्टिंग है ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये ना हो। इसी तरह आप देखेंगे और मामलों में भी, मैंने जब JMM MPs ब्राइबरी केस डाला था तब सूरज मंडल की तरफ से जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा गया था कि कोर्ट की रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए और ये रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, और तब जो है अदालत ने उसकी ये बात दलील मानी नहीं थी और वो रद्द कर दी थी। तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरे बारे में अच्छा पक्ष आए, मेरे बारे में बुरा पक्ष ना आए, लेकिन मीडिया का काम जो है वो एक दर्पण की तरह, एक शीशे की तरह है। शीशे के सामने कुत्ता जाएगा तो कुत्ते की फ़ोटो आएगी, बंदर जाएगा तो बंदर की फ़ोटो जाएगी, एक राक्षस जाएगा तो राक्षस की फ़ोटो आएगी, एक अच्छा आदमी जाएगा तो अच्छे आदमी की फ़ोटो आएगी। तो लोग चाहते हैं कि मीडिया जो है वो बायस्ड कवरेज दे और ये बताए कि ये आदमी जो है ये इसके बुरे काम जो है उनके बारे में मीडिया टिप्पणी ना करे, ताकि लोगों को पता न चले और जंगल में मोर नाचा किसे देखा वाली बात हो और बात लोगों तक ना पहुंचे। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि मीडिया ट्रायल पर रोक लगनी चाहिए और ये हमेशा उन लोगों द्वारा की जाती है जिनके मामले जो है अदालत में होते हैं या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं और वो उस पर रोक लगाने की बात करते हैं। रविंद्र जी, आपको याद होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, कोरोना के दौरान ही चुनाव हुए थे, और कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जो देश में हालात जो बिगड़े हैं तेजी के साथ वो सबके सामने हैं। लोग तेजी के साथ संक्रमित हुए, लोग बेमौत जो मारे गए, लाखों संख्या में लोग बेमौत मारे गए। और ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट ने जो चुनाव आयोग को लेकर जो टिप्पणी की थी उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की छवि को बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा है। मीडिया में रिपोर्टिंग होनी जरूरी थी, मीडिया ने भी बढ़ा चढ़ाकर जो खबरें जो दिखाई, जो जिस तरह से बताया, और वही दिखाया मीडिया में जो कोर्ट ने कहा था। कोर्ट की जो टिप्पणी थी, हालांकि कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो आदेश में नहीं आई थी, लेकिन लोगों ने उस तमाम कोर्ट की टिप्पणी को देखा। चुनाव आयोग को बुरा लगा, चुनाव आयोग पहुंच गया कि मीडिया की रिपोर्टिंग पर आप रोक लगाइए। अरे आप चुनाव आयोग पहुंचे मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के लिए, लेकिन आपने जो सरकार थी केंद्र में और कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है, जो नियम होता है, जो कानून जो होता है, उसकी लगातार धज्जियां उड़ाई गई। तब आप तो आंख पे पट्टी बांध के बैठे, तब आपको नहीं लगा कि क्या रहेगा मीडिया और क्या मीडिया दिखाएगा, तब आपको अपनी बदनामी का डर नहीं रहा?
देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने उसके बारे में टिप्पणी की है और कहा है कि इन जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं इन पर जो है आपराधिक कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, तो एक तरह से चुनाव आयोग के बारे में ये पहली एक तल्ख टिप्पणी है जो किसी अदालत ने हिंदुस्तान में की है। नहीं तो हमेशा जो है होली काऊ की तरह, जैसे पवित्र गाय की तरह इलेक्शन कमीशन को माना जाता था, और इलेक्शन कमीशन जो भी स्याह और सफ़ेद करता था वो लोग अदालत में जब जाते थे तो अदालत कहती थी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो हम इस पर कोई अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन उसका असर ये हुआ कि जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लाड़ से बच्चा बिगड़ जाता है, इससे ये हुआ कि चुनाव आयोग ने अपनी सारी शुचिता, सारा अपना पवित्रता और सारी अपनी निष्पक्षता उसको जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गिरवी रख दिया। और होने ये लगा कि जो आदेश पहले बीजेपी के ऑफिस में होते थे, आपने देखा होगा कई बार जो है लोग बताते थे कि फलाने स्टेट के चुनाव फलानी तारीख को घोषित होंगे और उसी दिन घोषित होते थे। फिर आता था कि चुनाव आयोग ये फैसला करेगा, अगले दिन वही फैसला होता था। तो जब ये बंगाल के चुनाव चल रहे थे तो लोगों ने देखा कि जिस तरह के दो बीजेपी के महासचिवों की बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है, जो चुनाव क्षेत्र में जब वोट पड़ते हैं तो वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट होता है वो जो है दूसरे राज्य का हो सकता है, दूसरे पोलिंग स्टेशन का हो सकता है, उसे बनाने की हम जो है चुनाव आयोग से ऑर्डर ले लेंगे। और वो ये जब बात लीक हुई, ममता बनर्जी ने उसकी टेप लीक की, तो उसके बाद अगले दिन चुनाव आयोग ने फिर वही कार्रवाई की और जो लोग डिस्कस कर रहे थे वही हुआ। तो चुनाव में जो रैली हो रही थी उसमें जिस तरह से कोरोना फैला, तो उस पर जो टिप्पणी जो है मद्रास हाई कोर्ट ने की, तो उसका ये कहना था कि आपकी वजह से आपने उस पर रोक नहीं लगाई, तो इस वजह से जो है ये लोगों पर जो है कोरोना का कहर टूटा और लाखों लोग अब मर गए। हम देखते हैं कि जब ये दोबारा इन्होंने एक रिव्यू पिटीशन लगाई कि मद्रास हाई कोर्ट अपने इस ऑर्डर को एक्सपंज करे, तो मद्रास हाई कोर्ट ने अपने इस ऑरल ऑर्डर को, जो कि किसी लिखित नहीं था, अपनी उस बात को एक्सपंज करने से मना कर दिया। फिर चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और चुनाव आयोग ने वहां एक और नई दलील दी। हम देखते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से, और चुनाव आयोग ने अपने दस्तावेज में कहा कि अगर प्रधानमंत्री लाखों लोगों की रैली कर रहे हैं तो क्या हम उन पर गोली चला दें। तो गोली चलाने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग को एक वार्निंग इशू करने का अधिकार था, चुनाव आयोग को नोटिस देने का था, शौकत नोटिस देना था। चुनाव आयोग ने वो नहीं दिया और इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला किया उसको। सर ये बताइए कि चलिए मद्रास हाईकोर्ट ने जो कहा मीडिया ने छापा, लेकिन हम कुछ दशकों से या कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया पे जिस तरीके से लगातार कहीं ना किसी रूप में जो बंदिशें लगाई जा रही हैं, यानी जो मीडिया का जो एक कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और कहीं ना कहीं घबरा हुआ, डरा हुआ है, तो उसकी वजह क्या लगती है सर आपको? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में गोस्वामी तुलसीदास 400-500 साल पहले ये एक बात कह गए हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि जो ताकतवर होता है उसका कोई दोष नहीं होता, सारी दुनिया उसके सामने झुकती है। और इसीलिए जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि जिसका डंडा उसकी भैंस, तो इसलिए जो है आप देखिए मीडिया को भी इसी तरह जो है हाका जाता है। पहला केस जो हिस्ट्री में आता है, जो हम आज़ाद हिंदुस्तान के हाथ पढ़ते हैं, वो ब्लिट्स का केस है कि उसमें एक व्यापारी ने कहा कि ब्लिट्स ने उसके बारे में छापा, गौरी शंकर मुद्रा से बड़ा ये कांड हुआ, और इसकी जो खबरें जब छपने लगी तो जो विक्टिम के खिलाफ जो दोषी आदमी था, तो वो मांजरेकर था, वो अदालत में गया और उसने कहा कि मेरे बारे में जो खबरें ब्लिट्स की छप रही है इससे मेरी प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंच रही है, मेरा बिजनेस सफ़र कर रहा है। तो अदालत ने उसे गैग कर दिया। अदालत ने कहा ये कार्रवाई की सारी रिपोर्टें जो है अखबार में नहीं छपेंगी। आपको मैं दूसरा ऑर्डर बताना चाहता हूं कि 27 जनवरी 2007 का है, जब योगी आदित्यनाथ के बारे में जो है रिपोर्टिंग हो रही थी और उन्होंने कई बहुत अपमानजनक और ऐसी बातें कही थी, तब भी उन्होंने जो है अदालत से ये ऑर्डर ले लिया था कि यहाँ की कोई भी कार्रवाई जो है मेरे बारे में नहीं छपेगी। इसी तरह हम देखते हैं सहारा डायरी का मामला है, जिसमें अरुण मिश्रा जज थे, उन्होंने कहा कि सहारा डायरी की कोई भी बात जो है नहीं छपेगी। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक डायरी जो पकड़ी गई थी, जो कि अमर सिंह की डायरी थी, जिसमें यह था कि अमर सिंह जो है किस तरह से राजनेताओं को लड़कियां, वाइन वुमन, वेल्थ सप्लाई करता था, जिसमें रतन टाटा का भी नाम था और नेताओं के नाम थे। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको गैग ऑर्डर कर रहे हैं, इस डायरी के बारे में कोई कार्रवाई नहीं छापेगी। इसी तरह आप देखेंगे कि 2017 में जो सोहराबुद्दीन का केस था, जिसमें कि अमित शाह दोषी हैं, अमित शाह उसमें एक अभियुक्त थे, उसके बारे में भी वहाँ की कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई गतिविधि कार्रवाई नहीं छापी जाएगी। तो ऐसा मत समझिए कि अदालत को ये बात नहीं पता और अदालत ऐसे ऑर्डर नहीं करती, अदालत भी लगातार करती है। अभी जो आखिरी कांड हुआ था गोगोई साहब वाला, लड़की को छेड़ने का, तो गोगोई ने भी एक व्यवस्था कर दी थी
कि कोई भी इस लड़की के बारे में कोई भी बात जो है गोगोई के बारे में नहीं छपेगी, और वो नहीं छपी और प्रेस से नहीं छापी। हाँ, कुछ अखबार ऐसे हैं, कुछ मैगजीन ऐसे हैं, कैरेवन है जैसे कि उसने फ्रंटलाइन है और कुछ और पोर्टल है, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ। तो रविंद्र जी कह सकते हैं कि मीडिया इस बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं मीडिया पर ऐसा प्रेशर है, मीडिया पर ऐसा भय का माहौल बनाया जा रहा है ताकि मीडिया उन तमाम खबरों को ना छापे जो समाज को एक आईना दिखाएं, जो समाज को सच्चाई दिखाएं, जो समाज को राह दिखाएं। तो कहीं ना कहीं उसको रोकने की जो एक भरसक कोशिश की जा रही है, क्या यही है मीडिया क्या? देखिए, जो फ्रांस का एक सबसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है ली मोंड, उसका एक ध्येय वाक्य ऊपर लिखा हुआ है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो चीज़ों को छुपाए और मीडिया का कर्तव्य है कि वो चीज़ों को उजागर करे। तो जिस खबर को कोई दबाना चाहता है वही असली खबर होती है, अदरवाइज बाकी तो विज्ञापन है। अब कोई कह रहा है जी मेरा टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, दंतकांति इस्तेमाल करो, कोरोनिल इस्तेमाल करो, तो ये एक तरह से विज्ञापन है। लेकिन जिस खबर को जमाना चाहता है, रामदेव इस बात को छुपाना चाहता है कि मेरे यहाँ जो है मानव खोपड़ी का इस्तेमाल होता है और उसका जो है चूर्ण में जो है दवाओं में मिलाया जाता है, या उनका जो बालकृष्ण है वो कहता है जी हम हर दवा में जो है गौमूत्र मिलाते हैं, गोबर मिलाते हैं। तो इन खबरों को जब दबाने की बात होती है तो मीडिया जब उसे उजागर करता है तभी मीडिया की वर्थ पता चलती है और तभी मीडिया को लोगों को कहा जाता है कि वो कलम के सिपाही है। और मुझे इस बारे में अकबर इलाहाबादी का एक शेर हमेशा याद आता है कि वो कहते थे, न तीरों से खेलो न कमान संभालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। क्योंकि मतलब आप अपनी बात को जनता तक कहेंगे और जनता तक जब वो बात जाएगी तो वो बात जो है। लेकिन रविंद्र जी बताइए कि जिस तरह से जो देश में माहौल है, चुनाव आयोग कोर्ट पहुंचता कि मीडिया रिपोर्टिंग को रोका जाए, सुशील कुमार पहुंचता कि मीडिया रिपोर्टिंग को रोका जाए, तो देश में भी मीडिया काम क्या रह जाए? अगर मीडिया को ही रिपोर्टिंग से अगर आप रोक देंगे तो चलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं रोक सकते, लेकिन मीडिया पर अगर इस तरह का दबाव होगा, अगर इस तरह से हर कोई मीडिया को हिलाने की कोशिश करेगा तो देश में वो लोकतंत्र जो चौथा स्तंभ वो कैसे काम करेगा, कैसे उस पर विश्वास लोग करेंगे? देखिए, मीडिया और जनता और अदालत और जो दुष्ट लोग हैं जो कर्म करते हैं, उनकी लड़ाई दिए और तूफान की लड़ाई है। दिए को जलना है, तूफान का काम है बुझाना। तो दिया अगर जितनी शिद्दत के साथ जलेगा तभी वो रोशनी दे पाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1986 में एक प्रेस बिल आया था वो जो बिहार में, जिसे बिहार प्रेस बिल कहते थे, जिसका बड़ा पूरे देश में विरोध हुआ था। और उसमें था कि मीडिया पे बहुत सारी बंदिशें लगाई गई थी, इमरजेंसी के दौरान लगाई गई थी। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो न्यूज़पेपर एंड बुक एक्ट है, जो कि अंग्रेज़ों ने 18वीं शताब्दी के अंत में लाए थे 1870 में, तो उसमें भी मीडिया को रोकने के लिए रोक लगाई गई थी। मीडिया का काम है कि जैसे पानी होता है, पानी अपनी जगह हमेशा बना लेता है। सबसे बड़ी जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ख्वाजा नसरुद्दीन की एक कहावत है जो हमेशा है, वो कहता है कि अगर आपकी कोई बात ना सुने, आपकी बात कोई नहीं सुनने को तैयार, तो आप अपने गधे के कान में कह दो, वो भी जो ढैंचू करेगा तब भी वो बात जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और पूरी दुनिया में फैल जाएगी तो आपकी खबर पहुंच जाएगी। और इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं। कान का मतलब यह है कि आप अगर दीवार को भी कह दोगे तो मैं आपको एक छोटी सी मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक राजा था, उसके 2 सींग थे। जब सींग थे तो राजा के जो उसके बाल काटने उसका जाम आया तो उसने देखा राजा के सींग है। तो राजा ने कहा, देख तूने मेरे सींग तो देख लिए हैं, लेकिन अगर तूने किसी को ये बात बताई तो मैं तेरा गला कटवा दूंगा। और जैसे ही मुझे बात पता चली कि लोगों को ये बात पता चली है तो तेरे अलावा किसी को नहीं पता, तो मैं तेरा गला कटवा दूंगा। अब वो जो है जाम जो है घर गया तो उसके पेट में बात गुड़गुड़ होती रही। उसने कहा अपनी बीबी को बताऊंगा तब भी ये दूसरों को बता देगी। तो जब वो सुबह जो हाजत के लिए गया तो वहाँ पर जो है पेड़ एक देखा, उसने पेड़ के कान में कहा कि राजा के 2 सींग हैं, राजा के 2 सींग हैं, लेकिन ये बात किसी को कहना नहीं। अब ये कह के तो वो चला आया। अब जब पेड़ ने बात सुनी तो पेड़ बोला मैं किसको बताऊं, मैं तो बता नहीं सकता। तो वो बेचारा सूखने लगा। सूखते सूखते वो जो ठूठ बन गया, और ठूठ बनने के बाद जो है एक सारंगी वाला जा रहा था, उसने देखा बड़ा सूखा हुआ पेड़ है, बढ़िया पेड़ है, उसने लिया और सारंगी बना दी। अब एक सारंगी वाले ने उसे खरीद ली। अब जब सारंगी वाला उसे बजाने राजा के दरबार में पहुंचा तो वो जैसे बजाए तो उसमें से आवाज़ निकले, राजा के 2 सींग हैं, किसी को कहना नहीं। अब राजा के 2 सींग हैं, किसी को कहना नहीं, तो राजा को तो पता चल गई बात। राजा ने उसे बुला के कहा, मैंने तेरे को मना किया था, तूने ये बात बताई क्यों? बोला साहब मैंने तो पेड़ को बताई थी, अब पेड़ ने सबको बता दी तो मैं क्या करूं? तो इसलिए खबर छुपती नहीं है। जो ये दौर चल रहा है इससे फिर मीडिया किस तरीके से उभर पाएगा? क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए कि मीडिया ऐसा सॉफ्ट टारगेट बन चुका है कि हर कोई मीडिया को ही निशाना बनाता है, और कहीं ना कहीं जो मीडिया की जो हालत वो किसी छिपी नहीं है। तो इसके लिए खैर जिम्मेदार जो भी है उसके बाद में हम बहस करेंगे, लेकिन तो मीडिया करे तो करेगा ऐसी स्थिति में, कैसे काम कर पाएगा वो? देखिए, व्यंग जो है वो इसीलिए बना है कि जब आप बात को सीधे नहीं कह सकते तो व्यंग में कह सकते हो। और व्यंग के विधा का इसीलिए इस्तेमाल है। आप ये क्यों कहते हो कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज जो है चोर हैं? ये मत कहो। आप कहो जी इस्तांबुल के जज जो हैं बड़े चोर हैं।
तो लोग कहेंगे जी वहाँ के चोर हैं तो हमारे यहाँ भी चोर हैं, तो लोगों को बात पता चल जाएगी। तो कन्वे करना, आपको बात को, खबर को जो है बिल से निकाल दो बाहर, तो खबर अपने आप, जैसे पेड़ का बीज होता है ना, उससे पौधा निकलता है तो अपने आप धरती की छाती फाड़कर जो है पेड़ बन जाता है। ऐसी खबर रुकती नहीं है। खबर को आपको मुंह से एक बार बोलना है, पेन से एक बार लिखना है, किसी आदमी की निगाह से गुजारना है, और वो खबर पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में फैल जाएगी। यही भारतीय जो हमारा दर्शन है वो यही है कि शब्द सबसे पहले बने, और शब्द जो है, अक्षर जो है, अक्षर मतलब जिसका क्षय ना हो, जो उसका खत्म नहीं कर सकते। तो अगर आप, मैंने कहा, पेड़ को भी बोल दोगे, दीवार को भी बोल दोगे तो खबर पहुंच जाएगी। और मीडिया के पास तो कैमरा है, मीडिया के पास जो है कागज है, तो वो हर बात को फैला सकता है। सर, मीडिया को लेके जो तमाम जो सवाल खड़े किए जाते हैं, क्या वो देश के लिए एक अच्छा उसको मान सकते हैं क्या? देखिए, जिस देश में भी मीडिया को दबाया गया है उस देश में तरक्की नहीं हुई। वो देश हमेशा पतन के गर्त में गया है। क्योंकि अगर विचारों को हम एक दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे, ज्ञान को एक दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, तो आप समझिए उस समाज में जो है अच्छे मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकती। अगर राजा झूठ बोलता है और प्रजा भी झूठ बोलती है तो ये नैतिक जीवन का एक सिद्धांत है। जॉन स्टुअर्ट लुई एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी समाज में सारे लोग अगर झूठ बोलने लगे तो वो समाज जो है एक दिन भी नहीं खड़ा हो सकता। आप एक दिन की कल्पना करो, आप ये तय कर लो मैं सुबह से शाम तक झूठ ही बोलूंगा, तो आप अगर हर चीज़ में झूठ बोलेंगे तो पूरा देश का ढांचा जो है एक दिन में ढह जाएगा। और इसीलिए सच की ताकत यही है कि सच से हमारा काम चलता है। सच सिक्का है जो चलता है, और खोटा सिक्का जो है वो बुरी खबरें हैं मीडिया को दबाने की या गलत खबर दबाने की। तो खोटे सिक्के से देश नहीं चलता, समाज नहीं चलता, राष्ट्र। आपको याद है कि सर, इंदौर के मशहूर शायर थे जिनके साथ डेथ हो गई है, उन्होंने भी एक बड़ा तंज कसा था सरकार को लेके, मीडिया को लेके। अगर उनका मुझे नाम अभी जहन में नहीं आ पा रहा है, आपको याद है सर? जो इंदौर के जो बहुत मशहूर शायर थे सर, उर्दू के। राहत इंदौरी। तो सर, राहत इंदौरी का एक शेर था, बहुत अच्छा था, कि उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश के शासक चोर हैं। आपको याद होगा, जिस पर पुलिस कार्रवाई हो गई थी। तो आपका जो आपने कहा कि हम शब्दों के साथ खेल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये शेर कहा था। और जब वो घर पहुंचे तो उनके खिलाफ जो है पुलिस वाले पहुंच गए घर पे, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि हमारे शासक चोर हैं। तो उन्होंने यही शब्दों का खेल खेला। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारा देश का शासक चोर है, हमने फलाना देश का शासक चोर कहा था। तो शब्दों का खेल है सर, कहीं ना कहीं। लेकिन जो सर मीडिया की जो हालत है, छोटा सा सर सवाल मैं आपसे लूंगा, जवाब लूंगा सर, कि मीडिया को भी सर, जिन हालातों से जो मीडिया अभी का जो दौर गुजर रहा है, तो मीडिया को भी कहीं ना कहीं अब जो है छाती ठोक के, या कह सकते हैं कलम को लेके अपनी आवाज को प्रमुखता से उठानी पड़ेगी, डर के। आगे कहते हैं जीत है। तो क्या कहेंगे सर मीडिया को लेके आप? मीडिया जो है, आप ये समझिए कि मीडिया में दो तरह के लोग हैं, दो तरह के मजनू होते हैं। एक खून देने वाले मजनू होते हैं, एक दूध पीने वाले मजनू होते हैं। जब लैला जो है, लाला की शादी हो गई तो मजनू जो है वो वहाँ पर चला गया लैला के घर, और वहाँ पर जो है बाहर बैठ के जो है पेड़ के नीचे लैला लैला करता था। तो लैला ने दूर से जब देखा तो उसके एक दाची ने बताया कि भाई ये लैला एक आदमी है आया हुआ है, वो लैला लैला करता है। तो वो लैला समझी गई कि ये जो है वाकई मजनू आया हुआ है। तो उसने कहा इसको दूध पिलाया जाए। तो रोज़ उसके लिए दूध जाता था। जब उसके लिए दूध जाने लगा तो बहुत सारे जो इधर उधर के आवारा लोग थे, उन्होंने देखा कि यहाँ बैठ के लैला लैला करो तो दूध मिलता है, तो वो भी दूध पीने के लिए बैठ गए। अब वो मजनूओं की तादाद जो है कई हज़ार में हो गई। अब वो दासी ने कहा जी ये तो बहुत हजार मजनू हो गए, असली तो एक ही होगा, ये बाकी कौन है? उसने कहा कि ऐसा कर, तू आज जो है कटोरा ले जा और छुरा ले जा और कह लैला बीमार है। लैला ने कहा है कि, हकीम ने कहा है कि जो मजनू है वो अगर अपनी जांग से खून निकाल कर एक कटोरे में देगा तो लैला की जान बच सकती है। तो वो जिसके बाद मजनू के पास लेके जाती थी वो कहता था हम तो दूध पीने वाले मजनू है, खून देने वाले नहीं है। दूसरे के बाद गई, वो भी कहता था हम तो दूध पीने वाले मजनू है, खून। सारे भाग गए। अल्टीमेटली जो असली मजनू था वही बचा। उसने कहा ला दे कटार और कटोरा, मैं भी कटार से अपनी जांग से का खून निकाल के लैला को भेजता हूँ। तब उसने कहा यही असली मजनू है। तो जो असली पत्रकार है उसके चेहरे की चमक, उसकी जो दमक है वो बता देगी कि वो असली वो जो है पत्रकार है। अदरवाइज जो है दूध पीने वाले पत्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन वो दूध पीने वाले पत्रकार जो है कभी भी इतिहास में उनका नाम नहीं आएगा। सिर्फ यही आएगा जी ये कलम के पत्रकार थे। जैसे कि लोग आजकल पूछते हैं, एक आदमी ने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, तो दूसरे आदमी ने कहा किस पार्टी के हो? चलिए सर, आपका सर बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अरविंद कुमार जो हमारे साथ मौजूद थे, और हमने बड़ी दिलचस्प इनसे हमारी जो बहस हुई और कई इन्होंने बातें बताई, कई कहानियां बताई मीडिया को लेकर। तो आज देश में जो हालात है मीडिया को लेकर, कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। चुनाव आयोग पहुंचता है मीडिया के खिलाफ,
सुशील कुमार पहुंचता है मीडिया के खिलाफ। तो आखिर जो संविधान का, जो देश का जो चौथा स्तंभ है, अगर उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गुहार करेंगे तो कहीं ना कहीं कमियां और खामियां जो हमारे अंदर भी हैं, लेकिन उनको दूर करने की जरूरत है। और मीडिया जिस दौर से गुजर रहा है उसके लिए हम अकेले किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, उसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो आने वाले समय में और भी बुरा होगा। जहां पर मीडिया तो नहीं रहेगा, कलम तो नहीं रहेगी, वहां कुछ और ही होगा। लेकिन उसको बचाए रखने के लिए, उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, क्योंकि मीडिया की जो देन है वो सरस्वती की देन है, और मीडिया के सबसे पहले जो पत्रकार थे, जो रिपोर्टर थे, वो नारद मुनि थे। वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अगर भगवान से इसकी उत्पत्ति हुई है तो भगवान की शरण में जब लोग जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। और जो हमारा पेशा है उसके साथ जब तक हम न्याय नहीं करेंगे तब तक समाज को भी हम रास्ता, रोशनी या कुछ कह लें वो नहीं दिखा पाएंगे। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताएगा। नमस्कार।